नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, इस समय हम हैं सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए सीआरपीएफ में जो 789 यानी कि 789 पदों पर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल की जो दोस्तों पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकली है उसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। और उससे पहले मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सीआरपीएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए दो भागों में सिखाऊंगा। भाग वन होगा आपके लिए सबसे पहले सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना, और भाग टू होगा आपके लिए दोस्तों फॉर्म के लिए फिलअप करना। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों crpf.gov.in। ठीक है, इस पर आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। आप देख रहे हैं, मैं आपको टिक करके भी दिखा देता हूँ। रिक्रूटमेंट पे जाना है। उसके बाद में आपके लिए आपके सामने जो है वो इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020। ठीक है, उसके बाद में आपको ये व्यू डिटेल पे जो है वो क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास में जो एप्लीकेशन का फॉर्म का जो पीडीएफ का लिंक है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020। आपके लिए इस लिंक पे दोस्तों क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। इसकी दोस्तों जो वैकेंसीज़ हैं वो पहले ही रिलीज हो चुकी हैं सीआरपीएफ की तरफ से। और इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आप एप्लीकेशन को फिलअप करके कब से भेज सकेंगे, तो वो डेट है दोस्तों आपकी 20 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन की भी आपको डेट दी हुई है। रिटन एग्जामिनेशन की डेट है 20/12/2020, मतलब 20 दिसंबर 2020 को आपका यहाँ पर जो 789 पदों पर सीआरपीएफ में भर्ती निकली है उनका दोस्तों रिटन एग्ज़ाम होना है। तो मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपके लिए इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिससे मैंने आपके लिए हाइट एजुकेशन ग्रुप सी, बी और जो भी दोस्तों जिस ग्रुप में जितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ हैं, मैंने पूरी की फुल डिटेल आपके लिए बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपके लिए मैं फॉर्म डाउनलोड करना और आपके लिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, मतलब फिलअप करके आपको कैसे भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं इस समय जहाँ पर ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप 39 पेज की ये जो पीडीएफ है मेरे सामने आ चुकी है। और ये दोस्तों आप देखेंगे 27 नंबर पेज पे यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो आपके लिए यहाँ से दोस्तों ये 27, 28 और 29 पेज नंबर आपके लिए डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मतलब इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद में सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके लिए अप्लाइड पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं वो है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपके लिए कि आप ट्रेडमैन मतलब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर, आप किसी भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सेम एक ही फॉर्म भरना है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, मतलब सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, मतलब चारों पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक ही होगा और एक ही तरह से भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे नंबर 1 पर देखते हैं। नंबर 1 पे है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेड्समैन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बार्बर के लिए, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बार्बर। ठीक है, आप दोस्तों जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप एएनएम या फिर मिडवाइफ जो कि फीमेल के लिए है, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिख देना है यहाँ पर कैपिटल में एएनएम। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूं कि डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, मतलब आप जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे आपके ब्लॉक कैपिटल ब्लैक पेन से भरेंगे और कैपिटल लेटर्स में आपके लिए पूरा फॉर्म के लिए जो है वो फिलअप करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पोस्ट हो गई जो कि आपने भर दी,
उसके बाद में दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस, तो आप 2 एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस दे सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा जो कि 20 दिसंबर 2020 के लिए होना है वो आप किस सिटी में देना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई जिसमें करीब 8 से 10 एग्जामिनेशन सेंटर के नाम बताए गए हैं। आपको उनमें से जो आपके घर से नज़दीक मतलब नियरेस्ट 2 एग्जामिनेशन सेंटर हैं आपके लिए, उनके लिए यहाँ पर लिख देना है। तो एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों पेज नंबर 13 पर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं इस समय पेज नंबर 13 पे एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये हैं दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर आप के लिए एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले है न्यू दिल्ली, उसके बाद में हैदराबाद, उसके बाद में गुवाहाटी, उसके बाद में जम्मू, उसके बाद में प्रयागराज, फिर अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम। ठीक है, ये हैं दोस्तों 9 एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो आपका यहीं पर ही कंडक्ट किया जाना है। तो आपके लिए जो आपके घर से नज़दीक 2 एग्जामिनेशन सेंटर पड़ते हैं उनको डाल देना है आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं फिर से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट पे। ये देखिए यहाँ पे तो आपके लिए जैसे आप रहने वाले हैं कहाँ के, दिल्ली के, तो एक तो आप दिल्ली डाल दें और दूसरा आपके दिल्ली से जो भी नज़दीक रहता है वो डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोस्तों राजस्थान का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा अजमेर। ठीक है, क्योंकि मेरे घर से सबसे फर्स्ट जो पड़ेगा वो अजमेर पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मेरे घर से मान लीजिए कि प्रयागराज पास में पड़ रहा है तो मैं डाल दूँगा यहाँ पर प्रयागराज। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, नेम ऑफ़ एप्लीकेंट 3 नंबर में आपको अपना नाम फिल करना है। जैसे आपका नाम है भरत तो आप यहाँ पर अपना ब्लैक कैपिटल में जो है अपना नाम भर देंगे। ठीक है, ब्लैक कैपिटल का मतलब BHARAT, आपको इस तरह से मतलब कैपिटल लेटर्स में आपके लिए अपना यहाँ पर नाम लिख देना, पूरा नाम लिखना है जो कि आपके मार्कशीट पर और आपके आधार कार्ड पर दिया गया है। उसके बाद में आपका यहाँ पर 4 नंबर पे फादर का नेम लिखा जाएगा, जो भी आपके पापा का नाम है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में नीचे जो 5 नंबर है, 5 नंबर में आपके लिए मदर्स नेम, आपके मम्मी का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ दोस्तों DDMMYY फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि ऊपर इंस्ट्रक्शन में दिया भी गया है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 2001। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, उसके बाद में 07 लिखना है, उसके बाद में आपको 2001 को इस तरह से लिखना है। 2001 के लिए आपको इस तरह से मत लिखना 01। ठीक है, पूरा मतलब आपको फुल डिटेल में लिखना है, कोई भी शॉर्टकट यहाँ पर नहीं अपनाना है। उसके बाद में दोस्तों आता है यहाँ पर 7 नंबर पे जेंडर, मेल और फीमेल। अगर आप मेल हैं तो आपको मेल करना है, नहीं तो आपके लिए फीमेल करना है, लेकिन ध्यान रहे पूरे के पूरे कैपिटल में ही होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो मेल कर दें, अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर फीमेल भर देना है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर आती है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको जो है वो एडमिट कार्ड के लिए भेजा जाएगा। तो आपकी ईमेल आईडी जो है वो भी आपकी ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में ही होगी। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है पूरी ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। उसके बाद में नंबर 10 पे आता है दोस्तों कैटेगरी, मतलब अनरिजर्व्ड, SC ST OBC या फिर EWS। तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल के हैं तो आप जनरल लिख दें, SC के हैं तो SC ST OBC जिस कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर आपके लिए लिख देना है। जैसे अगर मैं OBC से हूँ तो मेरे को यहाँ पर S करके OBC लिख देना, और साथ में दोस्तों अपनी जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा, मतलब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सीरियल नंबर 11। तो सीरियल नंबर 11 पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है रिलीजियन। तो रिलीजियन में आपके लिए भरना है कि आप किस कास्ट के हैं, मतलब जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए हिंदू भर देना है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम, या फिर सिख ईसाई, मतलब जो भी हैं आपके लिए यहाँ पर अपना रिलीजन भर देना है। अगर मैं दोस्तों हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पर ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में हिंदू लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सीरियल नंबर 12 पे आता है हमारा वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई येस और नो। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मतलब आप सर्विस, आप कोई
सरकारी नौकरी में पहले से ही हैं, तो अगर आप पहले से ही हैं, जैसे आप मान लो किसी सिविल की कोई भी नौकरी में हैं, जैसे कि रेलवे में, या फिर आप पुलिस में हैं, या फिर आप किसी भी नौकरी में हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस है उसको छोड़ के आप इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या करना है दोस्तों, यस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है कैपिटल लेटर्स में यस। और अगर आप नहीं हैं, केवल सिविलियन हैं, अभी भी नौकरी की तलाश में, तो आपको नो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है नेम ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर यस करते हैं तभी आपके लिए यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा कि आप किस में, जैसे मान लीजिए आप पुलिस में हैं तो आपको यहाँ पर पुलिस लिख देना है। ठीक है, और अपना साथ में आगे कॉमा लगा के नाम भी लिख देना है दोबारा से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है सीरियल नंबर 14 पे मैरिटल स्टेटस, मैरिड ऑब्लिक अनमैरिड। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिड लिख देना है, अनमैरिड हैं तो आपके लिए यहाँ पर अनमैरिड लिख देना है। उसके बाद में आता है दोस्तों नेशनलिटी, इंडियंस ऑब्लिक अदर्स। तो यहाँ पर नेशनलिटी में दोस्तों हम सभी इंडियन ही हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंडियन लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में हम अगर और भी स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर पे स्टेट और यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, आप किस स्टेट से या फिर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैं यहाँ पर ऐसे करके राजस्थान लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 17 नंबर पर आता है नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे आपके लिए रनिंग में कुछ एक्स्ट्रा टाइम की प्रोविज़न यहाँ पर होता है कि जैसे अगर आप हिली एरिया के हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के हैं, तो आपके लिए क्या है, जो आपकी रनिंग होगी और आपकी जो हाइट होगी उसमें आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे जम्मू कश्मीर के हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट के हैं, मतलब मणिपुर के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, तो आपको यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर हाइट लिख देना है, आपकी कितनी हाइट है। ध्यान रहे हाइट आपकी जो लिखी जाएगी वो सेंटीमीटर्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना कि 5 फीट 6 इंच लिख दिए या फिर 6 फीट लिख दिए। आपके लिए यहाँ पर अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में ही लिखनी है। तो किस ट्रेड के लिए कितनी हाइट की ज़रूरत है वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके लिए उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों है 19 नंबर पर चेस्ट। तो चेस्ट आपका होगा एक्सपेंडेड अनएक्सपेंडेड। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो चेस्ट लिया जा रहा है वो दोस्तों 80 से 85 लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड में आपके लिए लिख देना है जो आपका चेस्ट मतलब फुलाने से पहले होता है, और अनएक्सपेंडेड मतलब यहाँ पर जैसे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव भरने के बाद में आपका चेस्ट हो जाता है 86 सेंटीमीटर, तो यहाँ 86 लिख दें। और अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए आपका है 81 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 81 लिख दें। ठीक है, आपका कितना चेस्ट है। और ये फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर डैश डैश करके ब्लैंक रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों ये 20 नंबर पर आप देखेंगे वेदर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन। तो जैसे मैं ऊपर ही बता चुका हूँ 17 नंबर पे कि अगर आप किसी हिली एरिया के हैं तो आपके लिए हाइट की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपको हाइट के आप इस ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कम हाइट ली जाती है, तो उसके लिए आपको अगर करते हैं तो यस कर देना है, नहीं तो आपके लिए नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आता है सीरियल नंबर 21। सीरियल नंबर 21 को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ए, बी और सी, यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ पर्सन किल्ड इन रियोट्स ऑफ 1984। मतलब दोस्तों इसको हिंदी में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये बोल रहा है कि आप ऐसे किसी फैमिली मेम्बर के डिपेंडेंट हैं जो कि 1984 के जो 1984 के दंगे हुए थे उनमें मारे गए थे। तो अगर ऐसे फैमिली मेम्बर के दंगे मतलब आप बच्चे हैं कि आपके जो मतलब पापा या फिर मम्मी थे जो 1984 के दंगों में मारे गए थे, तो आपके लिए यहाँ पर यस लिख देना है, अगर नहीं तो आपको सिंपल सा नो लिख देना है। ठीक है, सेम दोस्तों यहाँ पर बी में दिया गया है एज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ पर्सन किल्ड इन रियोट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों ये कि आप किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के बच्चे हैं कि जो 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनमें मारे गए थे। तो अगर यस तो यस, नहीं तो नो कर देना है। नंबर 3 आता है दोस्तों पर्सन्स
ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन JNK ड्यूरिंग 1/1/80 से 31/12/89 तक। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 1/1/1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में JNK में रहते थे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर अगर यस है तो यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में दोस्तों 22 नंबर में आएगा वेदर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, 22 नंबर को आप देखेंगे वेदर एक्स सर्विसमैन यस और नो। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, किसी डिफेंस की जॉब में थे, वहाँ से आप रिटायर हो गए हैं और यहाँ पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन की भी भर्ती निकली हुई है, तो आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए यहाँ पर यस कर देना है, और अगर नहीं है तो आपको नो पे टिक कर देना है। ठीक है, और अगर आप नो पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डैश 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 कर देना है। और अगर दोस्तों आप यस पे टिक करते हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, मतलब आपकी जो आप भर्ती हुए थे जब, वो आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी। डेट ऑफ डिस्चार्ज मतलब जब आप रिटायर हुए थे, वो डेट आपको यहाँ डालनी होगी। लेंथ ऑफ सर्विस डे मंथ ईयर फॉर्मेट में। और आपने उस जो आप जॉब में थे, डिफेंस की जॉब में, जहाँ से आप रिटायर होकर इस भर्ती के लिए दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपने कितनी साल सर्विस की। जैसे आपने मान लीजिए 18 साल अगर सर्विस की, 20 साल अगर सर्विस की, तो आपको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने 20 साल 5 महीने और 6 दिन सर्विस की, तो आपके लिए कैसे लिखना होगा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में लिखना है, तो आपको इस तरह से लिखना है 6 दिन 8 मंथ और 20 साल, इस तरह से आपको लिखना है 6, 8, 20। मतलब ये हो गया आपका डे, ये हो गया आपका मंथ, ये हो गया आपका ईयर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 12th पास है। ठीक है, तो आपके लिए क्या लिखना है, 10th और 12th के यहाँ पर अपने मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, तो ईयर ऑफ 10th में आप ईयर ऑफ पासिंग में आप किस साल में पास हुए थे। जैसे आप 2010 में पास हुए हैं, 2015 में पास हुए हैं, तो यहाँ पर 2015 लिख देने हैं। नेम ऑफ स्कूल लिख देना है, आपने किस स्कूल से 10th क्लास पास किया था, उसका स्कूल का नाम आपको लिख देना है। बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी का नेम लिख देना है कि आप जैसे राजस्थान बोर्ड से थे, हरियाणा बोर्ड से थे, पंजाब बोर्ड से थे। ठीक है, उसके बाद में आपको जो सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब 10th के मार्कशीट पे आपको जो एक सीरियल नंबर दिया हुआ होता है, उसका आपको सीरियल नंबर यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से 12th की ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल का नाम, बोर्ड और जो आपका सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट है वो लिख देना है। उससे इसी तरह से अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट, आपको ये पूरा कॉलम जो है भर देना है। उसके बाद में है 24 पे, तो ये दोस्तों उनके लिए लागू है जो कि ANM, मिडवाइफ या फिर किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आपके पास में क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। जैसे कुछ पद यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें ANM का कोर्स मांगा गया है, कुछ पद ऐसे हैं जैसे कि रेडियोग्राफर हो गया, जैसे कि काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे हैं दोस्तों, वायरलेस मैन हो गया, कि यहाँ पर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन देनी होगी। तो अगर आपने मान लो ITI की है तो आपको यहाँ पर ITI लिख देना है। उसके बाद में आपके लिए वही लिखना है कि आपने किस कॉलेज से ITI की है, यूनिवर्सिटी का नेम और सीरियल नंबर अपना सर्टिफिकेट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पोस्टल एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों ऐसा एड्रेस देना है जिससे आपसे मतलब करस्पॉन्डेंट हो सके। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं, लेकिन इस समय आप जयपुर में रह रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अभी जयपुर का एड्रेस देना है, जिससे CRPF की तरफ से कोई भी अगर लेटर आए, पत्राचार हो, तो आप तक वो पहुँच सके। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस आपको देना है। तो परमानेंट एड्रेस में आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जहाँ के परमानेंट निवासी हैं, रहने वाले हैं, आपके लिए वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप लिखें या नहीं लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना ही यहाँ पर ठीक रहेगा। तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों ये 28, 29 और 30 पे दिया गया है, 31 पे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, वेदर कन्विक्टेड इन क्रिमिनल केसेस और सिविल केस। तो अगर आप किसी क्रिमिनल केस से में फंस चुके हैं तो आपको यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। लेकिन दोस्तों मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आपको कभी भी किसी भी हालत में इन चारों ऑप्शन में आपको यस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने यस कर दिया तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी डिफेंस की जॉब ऐसी नहीं है जो किसी क्रिमिनल के लिए भर्ती करे। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, नो 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 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 28 में पूछ रहा है कि आप किसी क्रिमिनल केस में, सिविल केस में फंसे हुए हैं, क्या आपके खिलाफ़ कोई FIR लॉन्च हुई है कभी पुलिस स्टेशन में,
क्या आपको कभी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और 31 नंबर पे है वेदर क्रिमिनल केस पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपका कोई केस है जो कि पेंडिंग है लॉ में, मतलब कोर्ट में, तो आपका यहाँ पर पूरे में नो कर देना है। ठीक है, आंखें मीच के यहाँ पर आपको नो ही भरना है। उसके बाद में आती है डिटेल्स ऑफ फी पेड इफ़ एप्लीकेबल। तो जैसे आप SC ST से हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं भरनी है, लेकिन आप OBC या जनरल से हैं या फिर EWS से हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, अपना एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी। लेकिन आपको एक बात बता दें कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ग्रुप C में है। ग्रुप C के लिए जो यहाँ पर एग्जाम ने मतलब एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 100, और उसके बाद में आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट एक बनाना है। IPO BD नंबर आपको उसका जो होता है ड्राफ्ट का वो यहाँ पर लिख देना है, और आपने किस डेट में बनाया है वो आपको डेट लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर दोस्तों एक बढ़िया सा अपना सिग्नेचर मारना है। ठीक है, सिग्नेचर मारने के बाद में आपको ऊपर आना है और सबसे ऊपर पेस्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर आपको अपना एक कलर फोटोग्राफ लगाना है, लेकिन उसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए किसी ने नहीं बताई होगी। आपको एक फ़ोटोग्राफ तो यहाँ पर लगाना है, उसके बाद में आपको अपने 2 फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड जो हैं आपके फ़ोटोग्राफ आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में स्टेपलर से पिन करके भेज देने हैं, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे की फ़ोटोकॉपी करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको भेजना है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में मैंने आपके लिए A to Z पूरी डिटेल दी है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरी तो आपके लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।